हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। और मैं दिलीप कुमार आज आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और हमने ये भी देखा था कि किस रीजन में प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेट रीजन क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, सब कूल्ड रीजन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर वेट रीजन में कैसे प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करें, हमको नहीं आता सर। आज हम इसी को बड़े अच्छे से समझेंगे कि वेट रीजन में प्रॉपर्टीज को कैसे निकाला जाता है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, वजह क्या है सर वेट रीजन में निकालने की। क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वेट रीजन में ले जाके पॉइंट दे देगा। उस पॉइंट पर आप प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाए तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, या फिर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे पावर प्लांट बोलते हैं, आईसी इंजन बोलते हैं, बहुत सारी आरएसी वगैरह में। तो वहां पर जो हमारी डिवाइसेज हैं, तो हो सकता है डिवाइस का इनलेट या एग्जिट वेट रीजन में लाई करता हो। तो वेट रीजन की प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एंथैल्पी क्या होती है वेट रीजन की, एंट्रोपी क्या होती है वेट रीजन की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आप आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है माय डियर। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आपको चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हों। लिखें जरूर, नोट्स जरूर बनाएं, साथ ही साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और टेंशन किसी को नहीं लेनी, हर एक चीज आसान हो जाएगी आज भी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करने वाले वेट रीजन की। प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया होगा, इधर देखो वेट रीजन। अब चैप्टर का नाम चल रहा है, सब जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। और इसमें हम बात करने वाले हैं वेट रीजन की। वेट रीजन तो आपको पता होगा, वेट का मतलब होता है, यहां पर वेट रीजन का मतलब है कि लिक्विड का और वेपर का कॉम्बिनेशन। वेट मतलब जहां लिक्विड प्लस वेपर्स हो। ठीक है, लिक्विड और वेपर वाला जो रीजन है, दैट इज नॉन एज वेट रीजन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम में कौन सा होता है लिक्विड प्लस वेपर वाला, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपकी संतुष्टि के लिए। इधर देखते रहना। ये मान के चलो मैं टीएस डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं। टीएस और पीवी डायग्राम भली भांति आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं ये टेम्परेचर है, ये क्या है, एंट्रोपी, टीएस। तो एक डॉम बनता था, इस तरह का डॉम होता था, सिमेट्रिक टाइप का। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, सबको पता है, क्रिटिकल पॉइंट सीपी। ठीक है, और यहां पर हम लिक्विड कंसीडर करते थे, यहां पर बीच में डॉम के बीच में लिक्विड प्लस वेपर, और यहां पर वेपर होता था, और यही रीजन कहलाता है वेट रीजन। ठीक है, वेट। और यहां पर ये रीजन जो होता था, सुपर हीटेड रीजन होता था, सबको पता है, सुपर हीटेड रीजन। और ये वाला सब कूल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। और यहां पर कुछ इस तरह की एक लाइन होती थी, देखो ये हमारे काम की नहीं है, फिर भी मैंने ड्रॉ कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन जाती थी यहां से इस तरह से, वो काम की नहीं हमारे, हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होती थी, दिस इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट लाइन। ट्रिपल पॉइंट के बारे में भी मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ट्रिपल पॉइंट लाइन। अब इसमें जो वेट रीजन है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया, मान के चलो कि मैं एक प्रोसेस लेता हूं, ये प्रोसेस है हमारी, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं लाइन को। एक प्रोसेस ले रहे हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस,
इसी तरह की होती है, सब जानते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया। अगर ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर एक पॉइंट ले ले रहा हूँ इसके वेट रीजन पर, ये पॉइंट 2, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया 3। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहाँ पर जो होता था ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सब जानते हैं कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सब बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये जो लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन पर हम इंडिकेट करते थे, क्योंकि ये गैसियस फेज है तो यहाँ पर हम जी से इंडिकेट कर देते थे, और यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड एज अ फ्लूइड हम कंसिडर करते तो यहाँ एफ से इंडिकेट कर देते हैं। ज्यादातर किताबों में एफ जी नोटेशन लेता है, इसलिए हम भी एफ जी नोटेशन ले रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब हमें तो सर ये जानना है कि जो 2 पॉइंट है ये वेट रीजन में आ रहा है, इस 2 पॉइंट पर प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करें, 3 पर कैसे कैलकुलेट करें सुपर हीटेड में, और 1 पर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज तो आपको गिवन होंगी, आपको देगा सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड प्रेशर, दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो कि हमें एफ और जी पॉइंट की प्रॉपर्टीज गिवन होंगी। इंथैल्पी भी देगा, एंट्रोपी भी देगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी देगा, इंटरनल एनर्जी भी देगा, स्पेसिफिक सारी प्रॉपर्टी देगा सैचुरेटेड पॉइंट पर। हमको निकालनी है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर। 1 और 3 पर निकालना तो बहुत आसान है, सब कूल्ड रीजन है और ये सुपर हीटेड रीजन है। बट 2 जो पॉइंट है हमारा दैट इज वेट रीजन, और वेट रीजन पर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम जानते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन के नाम से। जब तक हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन पता नहीं चलेगा वेट रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से ही सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी वेट रीजन में। अब सर ये ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, उनको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा, लेकिन देखते रहो लेक्चर को, नोट्स बनाते रहो, सब कुछ समझ आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की क्या होता है। सर ड्राइनेस फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, इसको इंडिकेट करते हैं एक्स से, रोटेशन है इसका एक्स। ड्राई का मतलब होता है सूखा, कि अगर ये वेट रीजन है, वेट रीजन में कितना सूखापन है। देखो साहब, अगर आप समझना चाहते हो, बिल्कुल मीनिंग पे ही जाना चाहते हो, तभी आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। साफ सूखापन, सूखापन मतलब पानी का जो भी अमाउंट है वो कम होना चाहिए, तभी तो ड्राई होगा। मीन्स कहने का मास ऑफ लिक्विड कम होगा तो मास ऑफ वेपर ज्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मास ऑफ वेपर ज्यादा होंगे तभी ड्राई होगा। हमारा जो भी स्टीम है, वेट स्टीम की बात कर रहे हैं, वेट स्टीम में अगर मास ऑफ वेपर्स बढ़ते जाते हैं तो मास ऑफ लिक्विड कम होता जाएगा, तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका बढ़ता जाएगा। अगर मैं इंडिकेट करता हूं डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स इक्वल टू, सर मास ऑफ वेपर बता दो, मास ऑफ वेपर कितना है डिवाइडेड बाई, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेट स्टीम, मास ऑफ वेट स्टीम। अब ये वेट स्टीम की बात आ रही है, तो वेट स्टीम का मतलब इसमें वेपर भी होंगे और लिक्विड भी होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू मास ऑफ वेपर बता दो सर, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई स्टीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, तो हम ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? अब मैं नोटेशन दे रहा हूं, वेपर को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वेपर एम वी, और मास ऑफ लिक्विड को मैं एम एल लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मास ऑफ वेपर को भी एम वी लिख दूं, तो क्या मैं एक्स इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन ये नहीं लिख सकता, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। कितना हमारी जो वेट स्टीम थी वो ड्राई है, ये फैक्टर बताएगा, क्योंकि मास ऑफ वेपर बढ़ेगा तो ड्राइनेस फ्रैक्शन फैक्टर बढ़ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर इस लाइन पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, मैं ड्रॉ कर रहा हूं नीले से, दिखाई दे रहा होगा आपको, इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर पूछ लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि कितना ड्राइनेस फैक्टर है या फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, तो यहां पर एक्स इक्वल टू क्या, 0।
बोलो सर क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी वेपर नहीं है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन वो लाइन है जहां पर लिक्विड इज अबाउट टू evaporate एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी पॉइंट के प्रेशर एंड टेम्परेचर पर जब हमारा लिक्विड उसी दौरान वेपर में कन्वर्ट होने वाला होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट। ऐसे पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और यहाँ पर कोई वेपर नहीं है तो मास ऑफ वेपर की वैल्यू जीरो है, इसीलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन जीरो हो जाता है। बहुत अच्छे। अगर मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड वेपर लाइन पर, ये वाली लाइन जो है, इस पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? इस पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है x इक्वल टू 1। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं होगा तो मास ऑफ लिक्विड जीरो हो गया। मास ऑफ लिक्विड जीरो तो मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ नो मास ऑफ लिक्विड, हियर नो मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू जीरो। ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये जो लाइन है वो लाइन है जहां पर वेपर इज अबाउट टू कंडेंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मैं बात करता हूं कि वेपर जो है कंडेंस होने वाला हो किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। और एट अ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज पॉइंट्स मेक्स अ लाइन दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड पॉइंट से मिलाते हुए एक सैचुरेटेड वेपर लाइन बनती है। तो यहाँ मास ऑफ लिक्विड जीरो, तो कहने का मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। और कहां से आई है ये भी मैंने बता दिया। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है रेंज, जो एक्स की जो रेंज है वो एक्स जो होगा वो 1 से कम होगा या इक्वल टू और 0 से बड़ा होगा? हम ये लिख सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये इसकी रेंज है। इसका मतलब F से लेके G पॉइंट तक यहां से वैल्यू बढ़ रही है और यहां से वैल्यू F पॉइंट से G पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या ये चीज क्लियर हुई? मुझे जल्दी बताओ। सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं, इधर देखना। अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अब मुझे बताना ये क्या है। सब लोग जानते हैं सर, ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, सब जानते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। अब यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना आपको दिखाई देगी। इस पॉइंट पर गई, फिर एक लाइन आई, ठीक है। और मैंने एक और लाइन ड्रॉ की। देखो ऐसे कुछ डॉम्स बना दिए, देखते रहना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। यहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इन्हीं डायग्राम से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की हैं, इस पर मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बता रहा हूँ। देखो ये जो है यहाँ पर, इस वाले पे यहाँ पर x इक्वल टू 0 था, सब जानते हैं। और इस वाले पर x इक्वल टू 1 था, क्योंकि ये जो लाइन थी सैचुरेटेड वेपर लाइन थी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और अभी हमने बताया है, और ये जो लाइन है दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या मैं बोल सकता हूँ 0 से ज्यादा होगी, क्योंकि इधर मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव करेंगे तो x की वैल्यू बढ़ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू कुछ होगा, 0 से बड़ा होगा? बोल दिया हमने, x इक्वल टू 0.1। क्या मैं ये से लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.1? क्या यहाँ पर x इक्वल टू 0.2 होगा? बढ़ रहा है कुछ, सपोज दैट x इक्वल टू 0.2। क्या इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0.3 होगा? इस लाइन पर x इक्वल टू 0.3। क्या फील कर पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्या सिमिलरली इस पर, इस लाइन पर x इक्वल टू क्या होगा? 0.4 होगा, x इक्वल टू 0.4, कुछ ऐसे ही होगा। तो क्या इस लाइन पर x इक्वल टू 0.5 होगा, एंड सो ऑन।
क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजेस। तो क्या आपको पता चल रहा है कि कोई भी बीच में पॉइंट अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर जब तक हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन पता नहीं चलेगा तब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि पी पॉइंट पर कितना मास ऑफ वेपर है और कितना मास ऑफ लिक्विड है। मास ऑफ वेपर क्या है और मास ऑफ लिक्विड क्या है, ये कौन बताएगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन बताएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? जल्दी बताओ। ये चीज हो गई क्लियर? बिल्कुल हो गई, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं कि सर कैसे कैलकुलेट करें वेट रीजन में, हम प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करें वो बता दो। तो देखते रहना, ध्यान से समझना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल भी नजरें नहीं हटानी है, कंसंट्रेशन बना के रखना है। इधर आ जाओ। अब जैसे मैंने बात की, क्या बात कर रहा हूं कि मैंने सपोज दैट एक बीकर लिया, ये कोई बीकर है, इधर देखना, इस बीकर में मैंने लिक्विड भर दिया, ठीक है, यहां पे कोई मैंने लिक्विड भर दिया जो कि जिसका प्रेशर है, एक बार टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, मैं इसको क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं, हीटिंग। इसको हीट करेंगे पानी को, यहां पर हमने लिक्विड क्या भर दिया? वाटर भर दिया, मान लो H2, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया? बर्नर लगा दिया इधर, बर्नर से हीटिंग प्रोवाइड की। तो कुछ समय बाद देखा मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता गया, ठीक है, ये वही है, बड़ा मत समझ लेने से सर बड़ा कैसे हो गया। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहां का टेम्परेचर हो गया मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर वही था, सेम प्रेशर था एक बार। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो जो लिक्विड वाटर था वो वेपोराइज करने लगा, तो कुछ तो हमें पानी दिखाई दिया नीचे, नीचे जो होगा पानी होगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यहां पर तो हमको H2O दिखाई दिया, वाटर। ऊपर जो है कुछ इस तरह का, यहां पर हमको ऊपर वेपर्स नजर आए। क्या नजर आए? वेपर्स। देखना वही चीज है, ऊपर वेपर्स नजर आए, यहां पानी था, तो कुछ ना कुछ मास वेपर का हुआ और कुछ ना कुछ मास इस लिक्विड का हुआ, जिसे हम वाटर बोल रहे हैं, H2O। क्या चीज फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं, टोटल वॉल्यूम, फील करना, टोटल वॉल्यूम V, क्या मैं लिख सकता हूं ये इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर बता दो प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बता दो, कि कितना वॉल्यूम लिक्विड ने घेर रखा है और कितना वॉल्यूम वेपर ने घेर रखा है, समेशन ऑफ बोथ द वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होगा। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे, क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब इधर देखो, इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखना चाहता हूं, ये तो टोटल वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इधर देखना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो सब जानते हैं वॉल्यूम बता दो और टोटल मास बता दो, क्या मास है। और जो मास है इसका, क्या मैं बोल सकता हूं ये मास ऑफ वेपर और मास ऑफ लिक्विड का समीशन है? बिल्कुल। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं टोटल वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड के बराबर है? दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा v से। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, और मास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड। क्या मैं इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करूंगा तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई मास ऑफ वेपर से प्लस मास ऑफ लिक्विड से। इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन 1। जल्दी मुझे बताओ कि मैंने टोटल वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या ये चीज क्लियर हुई? बहुत अच्छे। दूसरी चीज यहीं पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर लिखना चाहता हूं, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा इसका वेपर का, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर बता दो, वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ वेपर, यही होता है ना? बिल्कुल। या फिर मैं ये लिखना चाहता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बता दो डिवाइड बाई मास ऑफ लिक्विड बता दो। क्या फील कर पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। क्या मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ वेपर ये ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वेपर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया मास ऑफ वेपर
इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। मतलब मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर को स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर लिख दिया मल्टीप्लाई करके मास से। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसी को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। इस इक्वेशन को हमने ए नाम दे दिया और ये पूरे जो हमारे दो रिजल्ट निकल के आए हैं इसको मैंने बी नाम दे दिया। फील करना, फील मेरे लाल फील करो। क्या मैं इस बी को उठा के यहां पटक दूं? कहां पटकना है? इस इक्वेशन में। वाह, मजा आ रहा होगा आपको। एरो एरो नहीं बनाने, नोट्स में कहीं एरो इधर से इधर ड्रॉ करने लग जाओ। बस यहाँ पर हम टाइम सेव करने के लिए बता रहे हैं कि ये पूरे रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये भी आ जाएगा V इक्वल टू, इस वॉल्यूम ऑफ वेपर की जगह मैं ये टर्म लिख दूं मास ऑफ वेपर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह ये टर्म लिख दूं क्या, मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसको अब बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या इन्हें इक्वेट करूं? इक्वेट, क्योंकि दोनों किसकी इक्वेशन है? टोटल वॉल्यूम की है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेट करने के बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू, ये टर्म चल रहा था मास ऑफ वेपर प्लस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड प्लस स्पेस, ये प्लस कैसे लिख दिया है, इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यही है ना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ये आ गया। अब यहां से स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, इधर देखना, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये टर्म तो ये मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई, इससे डिवाइड किया टोटल मास से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक फैक्टर मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये आ गया। प्लस मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एक फैक्टर आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। ये टर्म था जो ये वाला टर्म, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों के नीचे से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड को इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड से, तो ये आ जाएगा। क्या कोई मुझे बताएगा ये जो टर्म है, होल टर्म, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है सर, दिस इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ये होल टर्म होता है 1 माइनस ड्राइनेस फ्रैक्शन के बराबर। आप खुद करके देख सकते हो, ये जो टर्म होगा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस ड्राइनेस फ्रैक्शन के बराबर, 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है, 1 माइनस एक्स। इसको इधर कर दो थोड़ा सा। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो मैं देयरफॉर अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं एक्स के टर्म्स में और 1 माइनस एक्स के टर्म में। इधर देखना, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, ये आगे निकल के इक्वेशन क्या है? इक्वेशन स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या आया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स प्लस क्या चल रहा था 1 माइनस एक्स इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यही आई थी इक्वेशन, देख लो बिल्कुल सही। अब इधर देखना, क्या ये जो लिक्विड वाला पॉइंट है, अब इसे इंडिकेट कर सकते हैं एफ से, इसको मैं वी एफ लिख सकता हूं, किसी को तकलीफ नहीं। क्या ये वेपर वाले को मैं वी जी से इंडिकेट कर सकता हूं, वी जी से। तो स्पेसिफिक चल रहा है तो छोटा लिखना है इसे, छोटा, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एक्स वी जी प्लस 1 माइनस के एक्स वी एफ। अब इसको ओपन करेंगे तो एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, ये वी एफ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ वी एफ आ जाएगा, प्लस एक्स कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव है वी जी, तो ये पहले आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ ये हो रहा है तो वी एफ आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गया हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका वेट रीजन का, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इन वेट रीजन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू
करस्पॉन्डिंग टू एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। मतलब जिस पॉइंट का अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन पता चल जाए, एक्स की वैल्यू पता चल जाए किसी भी पॉइंट की वेट रीजन में, उसी पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि वी एफ हमें पता है सैचुरेटेड पॉइंट की लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये सैचुरेटेड पॉइंट की गैस की प्रॉपर्टी है, और ये भी सैचुरेटेड पॉइंट की लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मैं सारी प्रॉपर्टीज इसी तरह निकाल सकता हूं वेट रीजन में। सिमिलरली लिख देंगे हम सारी चीजें। सिमिलरली अगर मुझे एंथैल्पी चाहिए इन वेट रीजन, इसमें बात हो रही है इन वेट रीजन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंथैल्पी बता दो, स्पेसिफिक एंथैल्पी वो क्या होगी, एच एफ पता चल जाए प्लस एक्स टाइम एच जी माइनस एच एफ, एंथैल्पी पता चल गया। एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करनी है तो एस एफ बता दो प्लस एक्स टाइम एस जी माइनस के एस एफ बता दो। या फिर मुझे इंटरनल एनर्जी की बात करनी है, यू बता दो सर क्या होगा, यू एफ प्लस एक्स टाइम यू जी माइनस के यू एफ। सब कुछ इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बोलता है डेंसिटी बताओ तो डेंसिटी का होगा रेसिप्रोकल 1/ρ इक्वल टू 1/ρf बता दो लिक्विड पॉइंट पर सैचुरेटेड पर, प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन बताओ उस पॉइंट का, 1/ गैस की डेंसिटी बताओ सैचुरेटेड पॉइंट पर, और लिक्विड की बता दो। तो यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे। ये क्यों लिखा है ऐसे रेसिप्रोकल में, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/डेंसिटी के बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो ये वेट रीजन में हमने निकाल लिया। एंथैल्पी स्पेसिफिक इस तरह निकलेगी, एंट्रोपी इस तरह, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इस तरह, स्पेसिफिक ये डेंसिटी इस तरह निकलेगी। ठीक है, अब यहां पर ये जो टर्म आ रहा है Vg माइनस वी एफ, इसको हम लिख देते हैं, ये जो टर्म है Vg माइनस वी एफ इक्वल टू वी एफ जी कहलाता है। सिमिलरली एस जी माइनस के एस एफ, इसको हम एस एफ जी लिखते हैं। सिमिलरली एच जी माइनस के एच एफ इज नॉन एन एच एफ जी। इसी तरह यू जी माइनस के यू एफ इज नॉन एज यू एफ जी। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स भी हम क्या है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। तो वेट रीजन में तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें कैसे कैलकुलेट करना है। अब लेकिन बात आती है सर वेट रीजन में तो हमें पता चल गया हर एक प्रॉपर्टी को हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, इधर समझना, ये हमने प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ किया, ये रहा कोई प्रॉपर्टी डायग्राम, फील करना। ये टेम्परेचर है, इधर ये क्या है एंट्रोपी। यहां पर इस तरह से डॉम बना रहता है, सब जानते हैं। उसके बाद ये हमारी कोई कांस्टेंट प्रेशर लाइन, देखते रहना ये क्या कांस्टेंट प्रेशर लाइन, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने बोला कि सर मुझे वेट रीजन में इस पॉइंट पर, इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट पर इसे मैं 2 मार्क कर रहा हूं। ये वेट रीजन में बात हो रही है क्योंकि ये क्या वेट है। तो दोनों पर प्रॉपर्टी अगर पता करनी है तो सबसे पहले मुझे यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन पता होगा 8.1, क्या 8.1 पर पता करना है। इसके करस्पॉन्डिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा कुछ x1। ठीक है, ये या तो देगा या हमें कहीं ना कहीं से निकालने का कुछ ना कुछ क्लू देगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट देगा जहां से हम x1 x2 कुछ भी निकाल सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे हमें x1 पता चल गया, इस x1 की हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इस x1 के करस्पॉन्डिंग हम h भी निकाल सकते हैं 8.1 पर, वो क्या होगा HF बता दो सर। इसके करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ HF होगा, गिवन होगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर HG होगा, ये भी गिवन होगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पर, ये जो हमारा पॉइंट है दिस वन इज करस्पॉन्डिंग टू गैस या फिर वेपर बोल सकते हैं, और ये पॉइंट जो है इज करस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड।
और यही पॉइंट हमारा सैचुरेशन होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज टी सैचुरेशन। क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हमारा सैचुरेशन लिक्विड प्रॉपर्टी, सैचुरेशन गैस प्रॉपर्टी, ये हमें पता होंगी, स्टीम टेबल से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो हम H1 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं H1 इक्वल टू क्या होगा, HF बता दो प्लस इस पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन बता दो X1 और Hg माइनस HF लिख सकते हैं। अगर बोलता है मुझे H1 नहीं H2 चाहिए, H2 अगर निकालना है तो H2 के करस्पॉन्डिंग X2 होगा। देखो अगर यहां से कोई लाइन जाती है इस तरह से तो यहां पर X1 होगा, यहां से ये लाइन जाती है तो इस तरह से यहां पर क्या होगा X2। तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, HF प्लस X चेंज हो जाएगा X2, Hg माइनस HF। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी निकाल लो। ये तो एंथैल्पी निकाली है, एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। ये क्या है 8.2 पर है, इस पर हमारा X2 होगा। ये एंथैल्पी निकाल के मैंने बताई है, किसी भी पॉइंट पर वेट रीजन में निकालनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। अब बहुत लोगों के दिमाग में तो एक ख्याल चल रहा होगा, चलना भी जायज है, कि सर वेट रीजन में तो हमें पता चल गया कि किसी भी पॉइंट पर वेट रीजन में अगर कोई भी प्रॉपर्टी निकालना चाहते हो तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन बता दो उस पॉइंट का, तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे जो हमने रिलेशन ड्राइव किए हैं। लेकिन सर मुझे सबकूल्ड रीजन में भी तो पता होना चाहिए, या फिर मुझे सुपर हीटेड रीजन में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वाह बहुत अच्छे। अब हम बात करने वाले हैं इन सबकूल्ड एंड सुपर हीटेड रीजन में कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टीज, एंथैल्पी वगैरह, एंट्रोपी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखते रहना। अब हम बात करने वाले हैं हर एक पॉइंट पर एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है, हर एक पॉइंट पर एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, चाहे वो पॉइंट सबकूल्ड में हो, चाहे वेट में हो, चाहे सुपर हीटेड में हो। वेट का मैंने निकालना सिखा दिया है, अब हम बात करेंगे सुपर हीटेड का एंड सबकूल्ड रीजन का। क्या आप चीजों से सहमत हैं? बिल्कुल। चलो आ जाओ नेक्स्ट मूव करें हम। अब हम बात करने वाले हैं, हेडिंग डाल लेना, ब्यूटीफुल सी हेडिंग है, क्या एंथैल्पी की बात करेंगे एट वेरियस पॉइंट्स। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है, साथ साथ लिखना नहीं है, पहले समझा करो उसके बाद अपने नोट्स बना लिया करो। मैं पहले तो ये डायग्राम बना लूँ सर, बार बार ये डायग्राम की जरूरत पड़ती है। चलो एक बार और बना लेते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। वैसे तो आप बार बार बनाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी होगी। जितनी बार बनाओगे चीज़ों को उतनी जल्दी याद होती है। टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम बना रहे हैं हम, और ये डोम होता है क्या, सिमेट्रिक टाइप का डोम होता है, टेंशन नहीं लेनी। दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एक मैंने प्रोसेस ड्रॉ की, फिल करना है इसको। अरे क्या हो रहा है, ये कोई प्रोसेस है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, अब इस पॉइंट को 1 नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया 2 वेट रीजन में, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 3, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम दें, कुछ भी नाम मत दो। यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर क्या होता है जी, सब जानते हैं अच्छे से। एफ और जी के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट इज टी सैचुरेशन, किसी को तकलीफ नहीं है। और 1 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट इज T1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या T1, और 3 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा माय डियर फ्रेंड्स दैट इज इक्वल टू T3। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके। अब हमको HF एंड HG आर गिवन। अगर मैं बात करता हूं HF, क्योंकि हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी अगर हम बात करेंगे तो अभी स्पेसिफिक की बात करेंगे। यहाँ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सब जानते हैं, छोटी h से इंडिकेट होती है, दैट इज पर यूनिट मास। यहां मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहा हूं सब कुछ पर यूनिट मास से कैलकुलेट कर रहा हूं। कल को क्वेश्चन में अगर मास गिवन होगा तो आप मास से मल्टीप्लाई जरूर करना, कहीं बिना मास से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। यहां पर हम पर यूनिट मास कंसीडर कर रहे हैं, हर एक चीज, ये अजम्पशन चल रहा है अभी तक। अगर मास क्वेश्चन में देता है तो मास से मल्टीप्लाई करके टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं HF एंड HG,
ये कहां से पता होंगी? ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम टेबल। स्टीम टेबल, और एग्जाम में आपको स्टीम टेबल दी नहीं होगी, गिवन नहीं होगी, ना आपको एला होगी, तो इसीलिए डेटा जो होगा गिवन होगा। डेटा क्या होगा? गिवन। कुछ ना कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में ही, जिससे आप HF HG फाइंड आउट करोगे करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, सैचुरेशन। सैचुरेशन टेम्परेचर ना देके कई बार सैचुरेशन प्रेशर भी दे देगा, तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टी सैचुरेशन पता करो, और टी सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग HF HG पता करो, या फिर एंट्रोपी की बात करेगा तो एंट्रोपी पता करो, SF एंड SG। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको पता करना है 1 पे, 2 पे, 3 पे। 2 पे आप निकालना सीख गए। 1 कौन सा रीजन है? सब जानते हैं कौन सा रीजन है, सबकूल्ड। क्या मैं लिख दूं? दो सर, ये सबकूल्ड रीजन। ये कौन सा है? सुपर हीटेड। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी? 1 वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले सबकूल्ड रीजन की। सबकूल्ड रीजन, और इसको समटाइम्स सुपर कूल्ड भी बोल देता है। ठीक है, सुपर कूल्ड रीजन। देखो, क्या कोई मुझे बता सकता है जब प्रोसेस यहां से जा रही है 1 से 2 होते हुए 3 तक, क्या T1 से ज्यादा टेम्परेचर टी सैचुरेशन है? क्या 1 पॉइंट पर टेम्परेचर जो कम है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं T1 इज लेस देन टी सैचुरेशन। प्रोसेस जो हमारी है राइट डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड में, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने हीट सप्लाई की होगी, और हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो हीट कहलाती है सेंसिबल हीट। मैं पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, सेंसिबल हीट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर ये जो प्रोसेस हो रही है, क्या कोई मुझे बता सकता है, अंदाज बता देगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर हो रही है? एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई होती है, दैट इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी। क्या बात कर रहे हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्या मैं बोल सकता हूं सबकूल्ड रीजन में चेंज इन एंथैल्पी DH इक्वल टू हीट सप्लाइड के बराबर होगी? क्या हीट सप्लाइड जो होता है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है? चेंज इन एंथैल्पी CP बता दो किसका? 1 से 2 प्रोसेस में क्या लिक्विड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो CP ऑफ लिक्विड बता दो इनटू चेंज इन टेम्परेचर बता दो DT। यही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्पेसिफिक चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू CP ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर DT। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ऑन इंटीग्रेट, देखो ऑन इंटीग्रेट, क्या मैं लिख सकता हूं इस पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा होगी HF, क्योंकि DH का मतलब क्या है? 2.1 से F तक जा रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं HF माइनस के H1। फील करना माय डियर फ्रेंड, फील करो, क्या होगी? HF माइनस के H1 इक्वल टू ये CP ऑफ लिक्विड, शॉर्ट में लिख दूं लिक्विड, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा है T सैचुरेशन, और माइनस के T। क्या कोई मुझे बता सकता है जो H1 की वैल्यू होगी, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, H1 इक्वल टू HF माइनस CP लिक्विड, L लिख दो, और T सैचुरेशन माइनस के T1। क्या आपको चीजें क्लियर हुई? जल्दी बता दो, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो, मतलब कहने का सबकूल्ड रीजन में अगर मुझे एंथैल्पी पता करनी है, तो सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर, जिस प्रेशर पर हम प्रोसेस चला रहे हैं उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी पता करो, माइनस ये वाला टर्म घटा दो। पर याद रहे ये क्या है? यूनिट। यूनिट बहुत ध्यान में रखनी है, ये किलो जूल पर केजी की बात हो रही है, स्पेसिफिक चल रहा है। अगर मास गिवन हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूं जो H1 होगा, तो क्या होगा? मास से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, HF माइनस CP लिक्विड T सैचुरेशन माइनस के T1, और ये जो यूनिट होगी दैट इज इक्वल टू किलो जूल, अगर मास गिवन है तो। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। क्या सबकूल्ड रीजन में आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं? ठीक है, वेट रीजन में आप जानते ही हैं, चलो वेट रीजन का मैं यही लिख देता हूं शॉर्ट में, बी पॉइंट पर। कौन सा है वेट रीजन? पता है आपको, मैं फास्ट लिख दूंगा, किसी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वेट रीजन कौन सा पॉइंट है? 2 पॉइंट, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? HF बता दो सर पहले, प्लस
इस पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन बता दो x2, 2 पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 होगा, Hg माइनस के HF लिख देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी वेट रीजन की स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्या आप चीजें फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल, लो बहुत खूबसूरत। इसकी भी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर केजी। ठीक है, बट याद रहे कि ये जो हमने वेट रीजन का निकाला है, जिसमें Hg माइनस HF, Hg माइनस के HF, ये जो प्रॉपर्टी है, टोटल चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम द गैसियस पॉइंट टू द लिक्विड पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड रीजन इज नोन एज लेटेंट हीट। यहां से यहां तक लेटेंट हीट है। HF से Hg तक अगर हमें पहुंचाना है स्टीम को, तो हमने इतनी हीट सप्लाई की होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, और दिस हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या है? लेटेंट हीट। ये पहले ही बता चुका हूं मैं। तो अगर यहां लिखना चाहते हो तो हमेशा लिख लेना Hg माइनस HF, ये क्या? लेटेंट हीट है। ठीक है, लेटेंट हीट, ये क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर पर है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आ गए हम 3 पॉइंट सुपर हीटेड रीजन पर। चलो आ जाओ, सुपर हीटेड रीजन की बात करेंगे तो एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम को मैं यहां से काट के आगे ड्रॉ कर रहा हूं, बार बार ना बनाना पड़े इसलिए। चलो ये आ गया। ठीक है, वही डायग्राम लिया है हमने। अब हम बात करेंगे सुपर हीटेड रीजन की। जो सी पॉइंट है हमारा, कौन सा? सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन, 3 पॉइंट। क्या कोई मुझे बता सकता है, गैसियस पॉइंट से T3 तक गए तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुआ, तो यहां सेंसिबल हीट है, और सेंसिबल हीट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग। और ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर को, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो हीट होगी, ये कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट, सब जानते हैं, ये मैं बहुत पहले लिखा चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो यहां से G पॉइंट से 3 पॉइंट तक सेंसिबल हीट हुई, और ये इक्वल टू होगी चेंज इन एंथैल्पी के बराबर, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये हम बहुत पहले ही लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम लिख देंगे कि चेंज इन एंथैल्पी DH इक्वल टू Cp। अब यहां पर याद रहे कि ये सुपर हीटेड वेपर्स हैं, तो यहां पर जो Cp की वैल्यू होगी ये वेपर की होगी। ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, मैं डायरेक्ट साइन बना देता हूं। तो बड़ी वैल्यू क्या है? H3 माइनस के Hg इक्वल टू Cp, वेपर कांस्टेंट वैल्यू है वेपर की, और टेम्परेचर कहां तक गया? T3। कहां से? G पॉइंट का टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर है। और क्या मैं लिख सकता हूं? H3 हमें निकालना था, दैट इज इक्वल टू Hg प्लस Cp ऑफ वेपर इनटू T3 माइनस के T सैचुरेशन। और ये आ गई हमारी वैल्यू इसकी। सुपर हीटेड रीजन में एंथैल्पी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, बड़ी आसानी से हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट आपको पता है, पर यूनिट मास चल रही है स्पेसिफिक, तो किलो जूल पर केजी होगी। यूनिट का बहुत याद रखना है। अगर मास दे देता है तो टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास एंथैल्पी जो आएगी वो टोटल एंथैल्पी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू किलो जूल। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, तो ये हमने एंथैल्पी निकाल ली। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी की। वेरियस पॉइंट्स पर एंट्रोपी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। हेडिंग डालो नेक्स्ट में। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फास्ट। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स। वेरियस पॉइंट्स क्या क्या है सर? एक तो सबकूल्ड रीजन है,
एक वेट रीजन है और एक सुपर हीटेड रीजन है। तीन ही पॉइंट थे। जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। आप लोगों को तो याद हो गया होगा वो डायग्राम, जल्दी से मेरे साथ बना लो फास्ट। नोट्स बनाते रहो, देखो साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे, पढ़ने में भी मजा आएगा और चीज़ों को समझने में मजा आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ऐसा डॉम बनाया, ये हमने लिख दिया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जो प्रोसेस थी इस तरह से हो रही थी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। ये पॉइंट हमने 1 माना था, बीच में कोई 2 पॉइंट माना था वेट रीजन में, और सुपर हीटेड रीजन में 3 पॉइंट माना था। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फटाफट लिख लो जल्दी से। ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर जो टेम्परेचर था दैट इज T सैचुरेशन, यहाँ पर जो टेम्परेचर था दैट इज इक्विवेलेंट टू T3, ठीक है। ये जो था F पॉइंट होता है, ये G पॉइंट होता है। तो इंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंट्रोपी होगी SF होगी, यहाँ पर जो इंट्रोपी होगी SG होगी। क्लियर है। वहां एंथैल्पी की बात की थी तो HF लिया था, HG लिया था। सबसे पहले ये आसान है, बिल्कुल आसान है वेट रीजन का, तो इसी को चलो लिख लेते हैं क्योंकि सबको पता है। लो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वेट रीजन की, क्योंकि सबको पता है इसीलिए मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं। तो वेट रीजन में S2 निकालेंगे हम। S2 इक्विवेलेंट टू होता है SF बता दो सर, प्लस X2 बता दो SG माइनस के SF। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस इक्वेशन में? कहां से आई? अभी ड्राइव किया है, कोई बोलना मत कहां से आ गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इसकी यूनिट क्या होगी सर? अब प्रॉब्लम आ गई। एक चीज तो क्लियर है कि पर यूनिट मास चल रहा है क्योंकि स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखी है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर केजी केल्विन, क्योंकि सब जानते हैं एंट्रोपी चेंज जो होता था DS इक्वल टू DQ अपॉन T होता था। ये टोटल एंट्रोपी चेंज है। हीट की यूनिट किलो जूल, टेम्परेचर केल्विन। अगर मैं D स्मॉल s लिखता हूं तो ये होता है D स्मॉल q डिवाइड बाई T। तो यहां पर यूनिट मास भी कर दिया किलो जूल पर केजी केल्विन, तो यहां से यूनिट आ जाती है। वैसे तो आपको पता ही है। तो वेट रीजन का एंट्रोपी हमने लिख दिया, बहुत अच्छे। अब हम लिखना चाहते हैं किसका? सबकूल्ड का। ये जो रीजन था, कौन सा रीजन था? सबकूल्ड। यहां पे मेंशन कर लेना सबकूल्ड रीजन। ये जो रीजन था वेट रीजन था, यहां पर था सुपर हीटेड रीजन। क्लियर है। चलो अब हम आ जाते हैं बी पॉइंट पर, दैट इज सबकूल्ड रीजन। सबकूल्ड या फिर इसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड रीजन। ओके चलो, अब सबकूल्ड में क्या ये लिक्विड है? सबकूल्ड में क्या है? लिक्विड। क्या मैं ये बोल सकता हूं सबकूल्ड में जो है क्या है? लिक्विड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड। और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, लिक्विड और सॉलिड को हम क्या मानते हैं? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की एंट्रोपी चेंज अगर हमें लिखना है, चेंज इन एंट्रोपी DS स्मॉल ds इक्वल टू वो क्या होती थी? मास इंटू Cp इंटू लॉग T2 अपॉन T1, यही होती थी। बोलो सर क्या बात कर रहे हो? देखो DS इक्वल टू DQ अपॉन T, देखो सब मैं ड्राइव कर चुका हूं फिर भी मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेट करेंगे तो DQ क्या है? हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ, ये भी प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है। ये सब मैं ड्राइव कर चुका हूं जब एंट्रोपी पढ़ा था। फिर भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया एक बार रिवीजन जरूर करो। अब ये लिखते थे इंटीग्रेशन, मास आएगा, मास तो नहीं आएगा क्योंकि पर यूनिट चल रहा है, तो यहाँ पे C लेते थे, Cp ले लो। किसका होगा? क्योंकि सब कूल्ड में लिक्विड चल रहा है तो Cp ऑफ लिक्विड होगा, Cp ऑफ लिक्विड इनटू dt टेम्परेचर क्या है? डिवाइड बाई T। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्या मैं इसका चेंज करूंगा तो मैं लिख सकता हूं SF माइनस के S1 इक्वल टू Cp लिक्विड इनटू इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा log ऑफ T, और लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने के बाद टेम्परेचर T सैचुरेशन पहले आएगा क्योंकि बड़ा टेम्परेचर है, डिवाइड बाई T1। देखो इंटीग्रेशन कर दिया मैथमेटिक्स से, तो यहां से हम S1 लिख सकते हैं सिंपली।
यहां से हम S1 लिख सकते हैं सिंपली। कैसे लिखेंगे इधर देखना। S1 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, SF माइनस के CP लिक्विड L लिख दूं इनटू लॉग T सैचुरेशन डिवाइड बाई T1। दिस इज द एंट्रोपी इन द सब कूल्ड रीजन। 1 पॉइंट पर अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है तो ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको अगर यहां कंसेप्ट आते हैं एंट्रोपी के तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में लगाओ, कहीं पर भी लगा दो, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यूनिट हमेशा याद रहे, पर यूनिट मास चल रही है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मिस्टेक करोगे फिर से करोगे। किलो जूल पर केजी केल्विन, पर यूनिट मास चल रही है। जानबूझ के क्वेश्चन में किलो केजी देगा, मास गिवन होगा ताकि आप मिस्टेक करो, क्योंकि रिलेशन आप जो याद करते हो आप इन्हीं रिलेशन को याद कर लेते हो एज इट इज, पर ये नहीं याद करते हो कि हमेशा ये पर यूनिट मास चल रहा है। 1 यूनिट मास के लिए हमने ड्राइव किया है। अगर 4 यूनिट मास देगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m यूनिट मास देगा तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, नो डाउट। वेरी गुड, चलो यहां तक क्लियर है। अब मैं सुपर हीटेड रीजन में निकाल दूं? तो बिल्कुल निकाल दूं, बहुत इच्छा हो रही है, मन के अरमान है, जल्दी निकालो। तो इसमें इसको मैं क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं डायग्राम को आगे पेज पर, इसी को चिपकाएंगे, बार बार बनाएंगे नहीं। चलो ये आ गया हमारा डायग्राम। अब हमको चाहिए सुपर हीटेड रीजन में, क्या चाहिए, सुपर हीटेड रीजन। सी जो रीजन था हमारा कौन सा था, सुपर हीटेड रीजन। फील करना, अब कोई मुझे बताएगा सुपर हीटेड रीजन में एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, सुपर हीटेड रीजन में एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। अब इधर आ जाओ, ध्यान से समझो चीजों को। कि क्या कोई मुझे बता सकता है सुपर हीटेड रीजन में SG से S3 जा रहे हैं, क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर मैं ये लिख सकता हूं कि हम जो एंट्रोपी निकालते थे हमेशा TDS इक्वेशन से निकालते थे। तो TDS इक्वेशन जो होती है वो होती है DH माइनस के VDP, होती है कि नहीं होती? और ये जो प्रोसेस है G से 3 पॉइंट पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 0 हो जाएगा। DP की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो DP इक्वल टू क्या हो गया, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ TDS जो होता है वो DH के बराबर होगा। और DH इस सुपर हीटेड रीजन में एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP इंटू DT बराबर होता है। देखो वही चीज निकल के आ गई, DS इक्वल टू, अगर मैं निकाल रहा हूँ छोटा चल रहा है स्मॉल, इक्वल टू क्या मैं DH अपॉन T लिख दूं? DH सबको पता है, CP और वेपर बता दूं सर, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई T। ऑन इंटीग्रेटिंग बहुत सिंपल है, तो S फाइनल 3 माइनस के S इनिशियल स्पेसिफिक G इक्वल टू CP वेपर कांस्टेंट होता है इनटू लॉग ऑफ T, और T की लिमिट कहां से कहां तक, 3 से लेके G तक, क्योंकि 3 की वैल्यू बड़ी है। हम तुरंत लिख देंगे T3 डिवाइड बाई T सैचुरेशन। याद रहे पहले सैचुरेशन टेम्परेचर पहले आया था, T1 नीचे आया था, क्योंकि T1 छोटा था सैचुरेशन से। अब T3 बड़ा हो गया सैचुरेशन से, तो ये मैथमेटिक्स है, आप जानते हैं। तो यहां से S3 भी आ गया बहुत खूबसूरती से, SG प्लस CP वेपर बता दो इनटू लॉग ऑफ T3 अपॉन T सैचुरेशन। तो यहां से हमारा एंट्रोपी भी आ गई सुपर हीटेड रीजन में। यूनिट बोलो सर पता है, लिख लेंगे, लिख लो जल्दी, लिख लो फटाफट, देरी नहीं करनी है, ठीक है। पर यूनिट मास फिर से बोल दूं, किसी को तकलीफ ना हो। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल, वेरी गुड। तो हमने वेट रीजन, सबकूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन में सारी प्रॉपर्टी निकालना सीख लिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी एंट्रोपी, क्योंकि हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चंस में एंथैल्पी एंट्रोपी बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आपको निकालना आना चाहिए अच्छे से, और मैंने निकालना सिखा दिया है। क्वेश्चन भी करेंगे इसके, कुछ और थोड़े से पॉइंट बचे हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम टेबल से डेटा कैलकुलेट करते हैं,
ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटा गिवन से नहीं दिया हो तो कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वाकई में अगर पसंद आया तो चीज़ें शेयर किया करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।